हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट के पीबी रेशियो और इंटरप्राइज वैल्यू क्या है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पी रेशियो को डिटेल में समझने के लिए मार्केट कैप क्या है, पी रेशियो क्या है, इन्हें कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तभी हम डिस्कस कर पाएंगे कि मार्केट कैप से रिलेटेड, लेकिन मार्केट कैप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को है, जो है इंटरप्राइज वैल्यू है। इंटरप्राइज वैल्यू क्या है? तो ये मार्केट कैप से ड्राइव होता है, लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। हमने ये जाना कि मार्केट कैप क्या है, तो मार्केट कैप एक सिंपल सी चीज़ है। जैसे इनका सूत्र है प्राइस ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये मार्केट कैप है। यदि कोई कंपनी को पूरी खरीदनी है तो आपको वो कंपनी खरीदने के लिए आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, ये मार्केट कैप बताता है। अब इंटरप्राइज वैल्यू क्या है, तो इसे एक दुकान के एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि एक दुकान है जिसे आप 100 रुपये में खरीद सकते हैं, तो आप मुझे 100 रुपये दिए और वो है उस दुकान की मार्केट कैप। इंटरप्राइज वैल्यू में फ़र्क क्या है? तो मैंने आपको कहा कि इस दुकान को 100 रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन उस दुकान के अंदर तिजोरी में 20 रुपये रखे हैं, वो भी आपकी हुई। तो वास्तव में ये दुकान कितने की हुई? तो आपको ये दुकान पड़ी 80 रुपये की। क्यों? क्योंकि आपने 100 रुपये दिए थे और 20 रुपये दुकान के अंदर थे जो आपके हो गए, तो आपको दुकान पड़ी 80 रुपये की। लेकिन मैं कहती हूँ उस 20 रुपये में से जो तिजोरी में थे, उस 20 रुपये में से 10 रुपये को एक दोस्त को दी जो उस दुकान मालिक के कर्जा थे। अब मेरे को दुकान 80 रुपये पड़ा, उस दुकान के दोस्त को 10 रुपये दिए, तो 80 + 10 यानी 90 रुपये पड़ा। यही 90 रुपया ही इंटरप्राइज वैल्यू है। इंटरप्राइज वैल्यू ये बताती है कि जो कंपनी आप खरीद रहे हैं वो कंपनी रियल में कितने की पड़ी और उस कंपनी में रेट कितनी दिख रही है और मार्केट कैप कितनी है, वो इंटरप्राइज वैल्यू बताती है। इसका फार्मूला एकदम सरल है। तो मार्केट कैप बराबर मार्केट की प्राइस और जो दुकान के अंदर 20 रुपये थे उसे माइनस करना है, और जो दुकान के अंदर 10 रुपये का कर्जा था उसे प्लस करना है, और जो निकलेगा वही इनकी मार्केट कैप है। इसे ही इंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। अब ये सोच रहे होंगे कि इतनी ज़रूरी ये क्यों है। तो मार्केट कैप और इंटरप्राइज वैल्यू में डिफरेंस कितना है, और इंटरप्राइज वैल्यू आपको बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करने से बचा सकती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट लिमिटेड, ये कंपनी इमेजिका पार्क चलाती है जो मुंबई पुणे हाईवे के बीच में पॉपुलर कंपनी है। इनका नाम भी आपने सुना होगा। अब इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है, और इस कंपनी को पूरा खरीदा जाए तो कितने रुपयों में आप खरीद सकते हैं। इनका मार्केट कैप देखिए 1409 करोड़ रुपये हैं। अब इसे चाहे तो आप 1400 करोड़ रुपये में खरीद सकते हैं, लेकिन इनकी इंटरप्राइज वैल्यू 2481 करोड़ रुपये के आसपास है। अगर आप 1409 करोड़ रुपये देकर कंपनी खरीदते हैं तो आपको 1077 करोड़ यानी आपको 1100 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाना होगा। कर्जा आपको पटाना पड़ेगा। आपको इंटरप्राइज वैल्यू बताती है कि कंपनी में कितना कर्जा है, इसलिए इंटरप्राइज वैल्यू ज़्यादा काम आती है, क्योंकि आपको प्रति ईयर कितना पैसा देना पड़ेगा, ना सिर्फ इक्विटी के फॉर्म में बल्कि कर्जा के लेनदारों को भी लौटाना पड़ेगा। इसलिए इमेजिका वर्ल्ड एंटरटेनमेंट कंपनी आपको 2481 करोड़ रुपये की पड़ेगी। इस तरीके से इंटरप्राइज वैल्यू आपको ब्लेंडर करने से बचाती है, और इसलिए आपको इंटरप्राइज वैल्यू अच्छी कंपनी भी दिलवाती है। आइए एक दूसरा एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एनबीसीसी कंपनी है, तो इसमें मार्केट कैप कितनी है
और इंटरप्राइज वैल्यू निगेटिव क्यों दिख रही है? तो इनका मार्केट प्राइस 5,580 करोड़ रुपये है और इंटरप्राइज वैल्यू निगेटिव दिख रहा है। जैसे एग्जांपल के रूप में 100 रुपये में आप दुकान खरीदते हैं और तिजोरी में 120 रुपये रखे पड़े हैं, तो 120 आपके हैं और लोन भी नहीं है और ना ही कोई कर्जा है, तो आपको ये दुकान -20 रुपये में मिली, अर्थात फ्री में मिल गई। इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,580 करोड़ रुपये और जो बैंक में रखी हुई है वह 5,646 करोड़ रुपये है। तो आप इस कंपनी को पूरा खरीदना चाहेंगे तो आपको 5,580 करोड़ रुपये देना पड़ेगा, लेकिन इनके इंटरप्राइज वैल्यू है वे निगेटिव में है, अर्थात -66 करोड़ रुपये हैं। इस प्रकार किसी कंपनी में इंटरप्राइज वैल्यू माइनस में है, निगेटिव में है, तो उसमें आंख बंद करके निवेश नहीं करना है। आपको ये देखना होगा कि इनके इंटरप्राइज वैल्यू माइनस क्यों है। बहुत सारे अदर फैक्टर आपको एनालिसिस करना है, हम सीखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि लेना है या नहीं। अगर कोई कंपनी सरकारी है जैसे NBCC और इनके इंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव है और कैश बैलेंस अच्छा है, तो पहली झलक में फर्दर रिसर्च के लायक हैं और इसमें हम इंटरेस्ट भी लेंगे। लेकिन इनके इंटरप्राइज वैल्यू ब्लडर से बचाता है, कई बार बार्गेन बायर ढूंढने में भी मदद करता है। इसलिए कोई भी शेयर आंख बंद करके निवेश नहीं करना है, अच्छी तरह से एनालिसिस करके ही निवेश करें। इसमें एक और बहुत ज़रूरी स्टैंड लोन ढूंढने में मदद करता है, जैसे हम पहले अभी बताए हैं कंसोलिडेटेड के बारे में। जो एरो का निशान दिख रहा है वही कंसोलिडेटेड है, तो कंसोलिडेटेड में इंटरप्राइज वैल्यू -66.61 करोड़ रुपये है और इनका PE 30.3 रुपये हैं। तो स्टैंड लोन में मार्केट प्राइस 5,580 करोड़ रुपये है और इंटरप्राइज वैल्यू पॉजिटिव में है, यानी कि 3,229.98 करोड़ रुपये और इनका PE 39.18 है, तो दोनों में फ़र्क है। तो कंसोलिडेटेड में PE 30.3 है और इसको रिफ्रेश करके स्टैंड लोन में जाया जाए तो इनका PE 39.18 है। तो आइए स्टैंड लोन और कंसोलिडेटेड क्या है इसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आपने एक कंपनी चालू किया और उसमें 2-3 साल लगातार अच्छा बिजनेस किया और पैसा कमाया, सेल्स लाते गए और जो भी फाइनेंशियल हालत है और खुद के किए हुए काम से पैसा लाते हैं तो उसे स्टैंड लोन कहा जाता है। और 2-3 साल पैसा कमाया, खूब पैसा कमाया, प्रॉफिट जमा हो गया और अपने दोस्त के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहा और अपने दोस्त से कहा कि ये लीजिए 1 करोड़ पैसा और 1 मंथ में जो कमाई होगा उसका 20% मुझे दे देना। तो आप अपने बिजनेस से जितना कमाएंगे वो क्या है, स्टैंड लोन, और अपने दोस्त के बिजनेस से पर मंथ पैसा आएगा वो है कंसोलिडेटेड लोन। तो आपका बिजनेस प्लस आपका इन्वेस्टमेंट कंसोलिडेटेड है। इस प्रकार कई कंपनियां ऐसी हैं जो खुद का बिजनेस करते हैं लेकिन दूसरा कंपनी में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि कंसोलिडेटेड और स्टैंड लोन से कितना फ़र्क पड़ता है। जैसे एग्जांपल के रूप में टाटा मोटर्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखें तो टाटा मोटर्स की स्टैंड लोन सेल्स यानी टाटा मोटर्स की 1 साल की सेल्स कितनी है, तो 47,263 करोड़ रुपये। अब GLR और लैंड रोवर जागो इस कंपनी को टाटा मोटर्स ने पहले खरीदा था, उसे मिला लें तो 47,263 करोड़ रुपये सेल्स कितनी हो सकती है। तो टोटल सेल 2,78,453 करोड़ रुपये हुई, यानी कि 47,000 से 2,78,000 करोड़ की सेल हो गई, यानी कि 4 गुना से भी ज़्यादा सेल हो गई। और ऐसे में स्टैंड लोन स्टेटमेंट से टाटा मोटर्स को जज करेंगे तो गलत पिक्चर मिलेगा और आप सोचेंगे कि ये कंपनी इतनी महंगी क्यों है। ज़रूरी है कि हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखें, तभी हमें किसी कंपनी की सही जानकारी मिलेगी। अब अगला पॉइंट है
पीबी रेशियो जो कि इम्पॉर्टेंट है। पीबी रेशियो क्या है? तो प्राइस टू बुक वैल्यू। ये पी की तरह पीबी रेशियो का मतलब शेयर प्राइस है और पीबी मतलब बुक वैल्यू होता है। इनका मतलब बिल्कुल ही आसान है। जैसे एग्जांपल के रूप में मान लीजिए एक दुकान है जिसकी टोटल कीमत 100 रुपये है और वो दुकान खाली है, यानी उस दुकान को आप बेचेंगे तो उसकी सरकारी कीमत 100 रुपये है। यदि वे दुकान 100 रुपये में बिक जाती है, लेकिन उस दुकान के 2 शेयर होल्डर हैं जिसमें दोनों को आधा आधा मिलेगा, एक आप और आपके दोस्त। अगर कल के डेट में दुकान बिक जाती है तो आप लोगों को कितना रुपये मिलेगा? तो आपको 50 रुपये मिलेगा। तो उस दुकान का बुक वैल्यू पर शेयर बराबर 100/2 बराबर 50, यानी कि 50 रुपये मिलेगा। अब एग्जाम्पल के रूप में टाटा स्टील कंपनी को लेते हैं। इनकी बुक वैल्यू 99.07 रुपये है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो एक शेयर के पीछे 99 रुपये के एसेट या 99 रुपये बैंक में पड़े हैं, यानी आज टाटा स्टील कंपनी बिक जाए तो 99 रुपये हर शेयर होल्डर को मिलेंगे। अब एक शेयर 97.90 पैसा का है, तो अगर आज टाटा स्टील कंपनी डिसाइड कर लें कि आज सभी शेयर बेच देते हैं तो एक शेयर के 97.90 रुपये के बदले प्रत्येक को 99 रुपये मिलेंगे। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। जब कोई कंपनी अपनी एसेट जो प्लांटेशन मशीन कारें होती हैं जब बेचने जाती है तो उतना दाम नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए और समय भी बहुत लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप समझने के लिए ये समझ सकते हैं कि 97 रुपये के शेयर के पीछे 99 रुपये के कैश बैलेंस या एसिड कंपनी के पास है। तो बस यही है पीबी रेशियो, जिसमें प्राइस है 97.90 रुपये। तो 97.90 डिवाइड 99.07 बराबर 0.98 ये पीबी रेशियो है। तो आप ये सोचेंगे कि 97 रुपये के शेयर के पीछे 99 रुपये मिलेगा, ये तो सस्ता है। ऐसा सोचकर आप शेयर नहीं खरीदेंगे। यही है पीबी रेशियो। पीबी रेशियो या बुक वैल्यू कुछ ही इंडस्ट्री में काम आती है, जैसे हैवी इंडस्ट्री, कैपिटल इंसेंटिव, सीमेंट, पावर, इंफ्रा, इस तरह की इंडस्ट्री में काम आती है जहां कैपिटल हार्ड एसेट में लगता है, जहां प्लान बनाने, ज़मीन खरीदने, वहां बुक वैल्यू में काम आती है। बाकी में काम क्यों नहीं आती है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इन्फो एज कंपनी को लेते हैं। ये naukri.com वेबसाइट पे काम करती है। ये naukri.com इन्फो एज की है। जीवन साथी, 99 एकड़, जोमेटो, इन सभी पर ये काम करती है। तो इन शेयर की प्राइस है 3,860 रुपये और इनकी पीबी रेशियो है 3.55 और इनकी बुक वैल्यू है 1,087 रुपये। तो 3,860 रुपये शेयर के पीछे केवल 1,087 रुपये बुक वैल्यू रखे हुए हैं। तो हम 1,087 रुपये बुक वैल्यू के पीछे 3,860 रुपये का शेयर क्यों खरीदें? बुक वैल्यू में क्या क्या आता है? तो फैक्ट्री, कार, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इस तरह के जिन्हें आप टच इन फील कर सकें। लेकिन इन्फो एज में देखिए ये 3.55 प्राइस बुक वैल्यू में है। ये देखने में महंगी लग रही है, लेकिन यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू रेट सही मापदंड नहीं है। इसे जज करने का ये महंगी है या सस्ती, क्योंकि एक सिंपल रीज़न है। इन्फोटेक जो काम करता है, जैसे इन्फोटेक का क्या काम है, तो वे एक ऑफिस में 500 से 1,000 लोगों को बैठाता है और वेब डेवलपर उनके लिए वेबसाइट बनाते हैं और सेल्स वाले उनके लिए सेल करते हैं। इससे ये पता चलता है कि इन्फोटेक के हार्ड कोर एसिड ट्रांजिबल एसिड बहुत ज़्यादा नहीं है। इनका बिजनेस मॉडल होता है, इनको बड़ी बड़ी फैक्ट्री नहीं खरीदना है, बड़े बड़े प्लांट नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा एसिड ज़मीन नहीं चाहिए। ऐसे में इनकी बुक वैल्यू जो है वो तो कम रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इनके पास तो एसिड ज़्यादा आए ही नहीं। इनके पास ज़्यादा क्या चाहिए, तो एम्प्लाई बहुत ज़्यादा चाहिए। एम्प्लाई जो है उन्हें अकाउंटिंग के हिसाब से एसिड नहीं माना जाता, एम्प्लाई को एक्सपेंस माना जाता है। एम्प्लाई को सैलरी दी जाती है और सैलरी एक एक्सपेंस होता है। इस कारण क्योंकि एम्प्लाई को अकाउंटिंग टर्म में एसिड नहीं माना जाता है।
इसलिए इनकी बुक वैल्यू और सारे आईटी कंपनी के बुक वैल्यू कम दिखती है। सेकंडली, आप एप्पल कंपनी को ले लीजिए। अगर आप एप्पल को ऐसे तौलेंगे कि उनके पास ज़मीन कितनी है, प्लांट कितना है, फैक्ट्री कितनी है, इनके पास फर्नीचर कितना है, तो क्या ये एप्पल को मापने का सही तरीका है? क्योंकि एप्पल की वैल्यू उनके ब्रांड से आती है। अगला है, ब्रांड को बुक वैल्यू में इंक्लूड नहीं किया जाता, केवल टच इन फील वाले एसिड में किया जाता है। तो ऐसी कंपनी जिनके ब्रांड बहुत स्ट्रांग है और ब्रांड के भरोसे बिकती है, आईपी यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाली कंपनी, उनको बुक वैल्यू और प्राइस टू बुक वैल्यू से जज नहीं करना है। आईटी कंपनी को प्राइस टू बुक वैल्यू से जज नहीं करना है। बैंक को बिल्कुल कर सकते हैं। बैंक्स में प्राइस टू बुक वैल्यू अच्छा काम आता है, क्योंकि बैंक के पास फाइनेंशियल एसेट हैं। क्योंकि बैंक डिपॉजिट लेता है और लोन देते हैं, तो उसको बुक वैल्यू पूरी तरीक़ा से सही कैप्चर करती है। इसलिए बैंक के लिए अच्छा पीबी रेशियो है। स्टील प्लांट, पावर कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि ब्रांडेड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं बेचती है, कमोडिटी बेचती है। जैसे सीमेंट ऐसा नहीं है कि जिसमें एक कंपनी का 300 रुपये होगा और दूसरा का 600 रुपये होगा। मतलब सीमेंट में ब्रांड का इन्वॉल्वमेंट कम है। जैसे फ़ोन्स में चाइनीज़ कंपनी का फ़ोन 10,000 20,000 में मिलेगा, तो एप्पल कंपनी का फ़ोन 1 लाख में मिलेगा। मतलब 80,000 रुपये ब्रांड कमा के दे रहा है। लेकिन सीमेंट कंपनी में 10-20 रुपये इधर उधर बोरी का फ़र्क पड़ता है। सारा सीमेंट एक दाम पर होता है, तो सीमेंट में ब्रांड कमा के नहीं दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कमा के दे रहा है। उस केस में प्राइस टू बुक वैल्यू बिल्कुल सही है। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से समझे होंगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू कैसे यूज करते हैं। इसका एग्जांपल और देखिए। जैसे एग्जांपल के रूप में HDFC बैंक को लेते हैं, जो देश के सबसे बेस्ट बैंक में से एक है। इसे कंपेयर करते हैं इनके पीबी रेशियो से। अगर टिकर में पियर्स को क्लिक करते हैं तो इनके साथ एकदम से कंपेयर हो जाएगा। तो देखिए, HDFC बैंक उनके बुक वैल्यू से 3 गुना पे ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक 3.45 गुना पे ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक 4.88 गुना पे ट्रेड कर रहा है। उसी प्रकार एक्सिस बैंक 1.89 गुना पे ट्रेड कर रहा है। इस प्रकार अलग अलग बैंक अलग अलग प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बैंक सस्ती है और कौन सा बैंक सस्ती नहीं है। और यदि इनके बुक वैल्यू कम दिख रहा है तो ये सस्ता है करके आंख बंद करके खरीदना नहीं है। इस प्रकार आप अच्छी तरीक़ा से पीबी रेशियो समझ गए होंगे। यदि किसी शेयर की PE 0 है तो आप समझ जाएंगे वो कंपनी लॉस में है और उसे आंख बंद करके नहीं खरीदना है। प्लीज़ मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।